नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे और जीव विज्ञान में हम लोग पहला जो खंड है वो पढ़ रहे थे पाचन यानी पोषण पढ़ रहे थे या उसमें है पाठ का नाम जो जीवन की प्रक्रियाएं, तो उसमें जो पहली प्रक्रिया है पोषण। तो पोषण के विभिन्न चरण हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि पाचन तंत्र का पूरा यहाँ पे उसका एक ग्राफ बनाया गया, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उनकी जानकारी आपको दी गई। इसके बाद पाचन तंत्र के एक एक अंग का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले अध्ययन कर रहे थे मुख गुहा का। तो मुख गुहा में बताया गया आपको दांत होता है, जीभ होती है और लार ग्रंथियों को भी उसमें हम शामिल कर सकते हैं। लार ग्रंथियों को हम सहायक पाचक अंग जो है उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे उसका वर्णन किया जाएगा। तो मुख गुहा में जो दूसरा अंग है वो है जिह्वा। क्या है? दांत के बारे में दंत सूत्र वगैरह सब बता दिया गया। जो दूसरा भाग है वो क्या है? जीभ। जीभ को आप स्वादेंद्रिय भी कहते हैं क्योंकि इससे हम स्वाद ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों का जो टेस्ट होता है वो इसके द्वारा पता चलता है। जीभ पर जो होता है, वैसे जीभ को देखें तो जैसे मेढक की जीभ आप बात करें तो उसकी जीभ जो आगे जो रहती है वो जुड़ी रहती है और पीछे की तरफ स्वतंत्र रहती है। इसलिए जब कीट को पकड़ना होता है तो ऐसे अंदर से जीभ को ऐसे बाहर निकालता है ऐसे, ठीक। लेकिन मानव की जीभ क्या है? ये पीछे की तरफ जुड़ी हुई है और सामने की तरफ स्वतंत्र है, इसलिए आप जीभ को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। जीभ पर अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, तमाम छोटे छोटे इस पे इस तरह से हमको संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, छोटे छोटे उभार गोभी के फूल के समान। ये क्या है? पैपली हैं या अंकुर कहते हैं इनको, स्वादांकुर कह सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं और ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, ये इस तरह से इसमें तंत्रिकाएं हैं, ये इसका उभार है। तो बड़ा करके अगर देखा जाए तो इस तरह से जैसे गोभी का फूल होता है तो उसमें आप देखिए छोटे छोटे उभार दिखाई पड़ते हैं। तो उस तरह से अंकुर इसमें तमाम हैं। इनमें क्या होता है, ये स्वाद ग्रहण करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वादेंद्रिय कहते हैं। इस पर स्वाद लेने के लिए अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ये स्वादांकुर होते हैं। कुछ यहाँ पिछले हिस्से में होते हैं, कुछ यहाँ अगले हिस्से में होते हैं, कुछ यहाँ बगल के हिस्से में होते हैं। अधिकांश फैले तो हर जगह हैं, लेकिन अधिकांश जैसे यहाँ पे जो पैपली होते हैं, जो यहाँ पे स्वादांकुर होते हैं, ये मीठे का स्वाद लेते हैं। मीठा अगर आप खा रहे हैं तो उसका स्वाद ज़्यादा यहाँ से ग्रहण होता है। तीखी चीज़ खा रहे हैं, जैसे मिर्चा खा रहे हैं तो तीखा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोई भोज्य पदार्थ हो आप खा लेते हैं, तीखा होता है, सबसे ज़्यादा तीखा कहाँ लगता है? वो गले में लगता है, ठीक। खाए तो आप पूरी मुँह गुआ में हैं, लेकिन तीखा सबसे ज़्यादा गले में लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे तीखे को ग्रहण करने वाले जो स्वादांकुर हैं उनकी संख्या यहाँ पे अधिक होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? तीखे का स्वाद लेते हैं, ठीक। यहाँ पे खट्टा, ठीक है, नमकीन, जैसे आप आंवला खा लेते हो या नींबू खा लेते हो, इमली खा लेते हो, तो दांत आपके सामने वाले कम खट्टे होते हैं, बगल वाले ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये स्वाद ग्रहण करने वाले, खट्टे स्वाद ग्रहण करने वाले पैपली यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि अगले हिस्से से हम मीठे का स्वाद लेते हैं, पिछले हिस्सा जो होता है इससे तीखे का स्वाद लेते हैं, और जो बगल का हिस्सा होता है इससे हम क्या करते हैं? खट्टे पदार्थों का स्वाद लेते हैं, ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत स्वाद तो हर जगह से मिलता ही है। जीभ, ये आगे का हिस्सा जो होता है स्वतंत्र है, पीछे का हिस्सा इसका जो रहता है वो बंधा होता है, मतलब जुड़ा रहता है। जीभ काम क्या करता है? पहला काम तो हो गया कि स्वाद लेने का काम करता है। दूसरा जो काम जीभ का होता है, भोज्य पदार्थों को ढकेल ढकेल करके दांतों के नीचे ले जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को आसानी से
पीस सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप चना रखिए और दबा दीजिए, दांत के नीचे गिर जाएगा, तो जब तक फिर दांत के ऊपर नहीं जाएगा तो उसको आप फिर नहीं पीस सकते हैं। तो दांत के ऊपर जाएगा कैसे? तो दांत के ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा? जीभ करती है। तो भोज्य पदार्थ को बार बार ढकेल करके क्या करती है? दांतों के नीचे ले जाती है, जिससे पीसा जाता है। भोज्य पदार्थों को पीसने में सहायता करती है इस प्रकार से। अगला काम जो होता है, बोलने में सहायता करती है। जीभ क्या करती है? बोलने में भी सहायता करती है। अगला काम जो जीभ करती है वो आपकी मुख गुहा, खास करके दांतों के बीच में जो गैप है उनकी सफाई करती है। ठीक, दांत के बीच में कुछ फंस जाता है, जीभ उस पर लगातार क्या करती है? श्रम जारी रखती है जब तक वो वहाँ से पदार्थ निकल नहीं जाता है। ठीक, तो ये जीभ हुआ। जीभ का काम हुआ भोज्य पदार्थों का स्वाद लेना, भोज्य पदार्थों को ढकेल ढकेल करके पीसने के लिए दांतों के नीचे ले जाना, और बोलने में सहायता करना, और जो होता है मुख गुहा यानी दांतों के बीच में जो गैप है उनकी सफाई करना। ठीक, तो हुआ जीभ का। दांत हो गया, जीभ हो गया। यहाँ से थोड़ा सा हम आपको लार ग्रंथि की चर्चा कर दे रहे हैं, और बाकी हम लार ग्रंथि की चर्चा करेंगे जब ग्रंथियों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें जो अगला अंग होता है वह है लार ग्रंथियाँ। मुख गुहा में कुल 3 प्रकार की 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। 3 प्रकार की 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो 3 इस साइड होती हैं, 3 इस साइड होती हैं। इनके नाम क्या हैं? इनका पहला नाम है पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड, या इसको हम कहते हैं कर्णमूल। कर्णमूल नाम से हिंदी जो नाम, कर्ण, कर्ण माने कान, मूल माने जड़। कान की जड़ के पास ये यहाँ पे होती है ग्रंथ, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरोटिड, या ये कौन सी ग्रंथि है? कर्णमूल ग्रंथि है। एक इस साइड है, एक इस साइड है। एक छोटी सी नलिका से आकर के मुख गुहा में खुल जाती है। दूसरा जो है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, या इसको कहते हैं अधोहन। मैंडिबुल आपको दांत बताया जा रहा था, उसमें जबड़े बताए गए थे। तो नीचे की जो हड्डी होती है इसको क्या कहते हैं? मैंडिबुल कहते हैं। नीचे का जो जबड़ा है। ठीक, तो ये जबड़ा जिधर समाप्त होता है, जहाँ पे यू आकार का होता है, तो इधर समाप्त होता है, इधर समाप्त होता है। तो यहाँ पे ये 2 ग्रंथियाँ होती हैं। इधर से आप करें तो ऐसे इसमें गोली की तरफ फिसलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे थोड़ा अंदर हैं। ठीक, तो ये सब मैंडिबुलर हैं। एक इस साइड है, एक इस साइड है, और दूसरा इसमें ये भी छोटी नलिका से आकर के मुख गुहा में वहीं पीछे खुलती है। और तीसरी जो है सब लिंगुअल है। सब लिंगुअल, ये जीभ के नीचे ऐसे करेंगे, जीभ के नीचे एक इधर है, तो इसको अधोजिह्वा कहते हैं, इसे अधोहन कहते हैं, इसे कर्णमूल कहते हैं हिंदी में, और इसका अंग्रेजी पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल है। ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं वो मुख गुहा में पाई जाती हैं। इनसे जो होता है एक तरल पदार्थ का श्रावण होता है, जिसको हम निश्चित रूप से कहते हैं लार। लार में होता क्या है? उस लार का काम क्या है? लार का जो पहला काम होता है, भोजन को ये भोजन में मिल करके भोजन को लुगदी जैसा बना देता, माने उसको हम कहते हैं बोलस, ताकि चिकना हो जाए और आराम से फिसलता हुआ नीचे चला जाए। तो दूसरा काम क्या होता है? इसमें एंजाइम भी होते हैं। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जितना आप खाते हैं उसका अगर कायदे से मुख गुहा में इसको कूचें तो उसका लगभग 40% क्या होता है? मुख गुहा में भी पच जाता है। ठीक, इस प्रकार ये, और इसमें एक दूसरा भी एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए मुख्य रूप से एमाइलेज है। एमाइलेज, ये 2 एंजाइम हो गए, पहला एमाइलेज हो गया, दूसरा लाइसोजाइम। एमाइलेज क्या करता है?
एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। इसीलिए आप सूखी रोटी भी खा लें और मुंह में काफ़ी देर तक उसको कूचते रहें तो आपको हल्का मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है एमाइलेज की सहायता से टूट करके ग्लूकोज में बदलने लगता है, तो ग्लूकोज का स्वाद हल्का मीठा होता है। तो इसका मतलब ये पाचन में भी सहायता करता है। और ये लाइसोजाइम जो होता है ये पाचक एंजाइम नहीं है, ये सुरक्षात्मक एंजाइम है। भोज्य पदार्थ चूँकि खुले वातावरण में रहता है और जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो भोज्य पदार्थ में अनेक जीवाणु भी आपके भोजन के साथ अंदर जा सकते हैं। तो प्रकृति ने व्यवस्था बना रखा है कि जैसे वो आपके शरीर में एंट्री करे वहीं से उसकी जांच और तलाशी होना शुरू हो जाए। तो ये एंजाइम जो होता है लाइसोजाइम, ये जीवाणुओं को मुख गुहा में ही मारने का काम करता है। ठीक, भोज्य पदार्थ को आप कायदे से उसमें कूचते हैं तो जब भोज्य पदार्थ में उपस्थित ये लाइसोजाइम भोज्य पदार्थ में जो जीवाणु छिपे हैं उन जीवाणुओं क्या करता है लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट कर देता है, उनको मार देता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी बढ़ जाते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो उनको दूसरी व्यवस्था है, भाई अब जो आतंकवादी सीमा क्रॉस करके देश में प्रवेश कर ही जाएगा तो यहाँ दूसरी सेना उसको मारेगी। ठीक, तो उसके आगे जब ये बॉर्डर क्रॉस करके चला गया, लाइसोजाइम नहीं उसको पकड़ पाया, तो अंदर जाने के बाद उसकी व्यवस्था आमाशय में की जाएगी। ठीक है, आमाशय के बाद भी अगर वो आगे बढ़ गया तो फिर ये अवशोषित भोज्य पदार्थ के साथ लीवर में जाएगा, वहाँ पे कुप्फर कोशिकाओं से लड़ाई होगी। तो इस तरह से कई चरणों पर उसका किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ चोरी छिपे पहुँच ही जाते हैं। तो ये लाइसोजाइम जो होता है भोज्य पदार्थ में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को ये नष्ट करने का काम करता है। ते हुआ आपका मुख गुहा। तो मुख गुहा में आप इसमें जैसे लार बताया, लार में जानते रहिए इसका अधिकांश हिस्सा क्या होता है, पानी होता है। ठीक, तो और इसका जो होता है ये जो एंजाइम उसमें पाए जाते हैं, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, एक जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, दूसरा जो है जीवाणुओं को वहाँ पे मारने का काम करता है। बाकी किसी प्रकार का भोज्य पदार्थ, चाहे प्रोटीन हो चाहे ये वसा हो, उसका कोई पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। इसके बाद भोजन, जो शुरू में हम पढ़ा रहे थे, एक यहाँ पे हमने एक ग्राफ ऐसे बनाया था कि भोजन मुख गुहा में जाता है, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है। उसके बाद जो भोजन आगे बढ़ेगा तो वो जो होगा वो क्या होगा, वो पाचन तंत्र का दूसरा अंग होगा, जिसको लिखा गया था पाचन तंत्र में फायरिंग्स। क्या लिखा गया था, फायरिंग्स। उसको क्या कहेंगे, फायरिंग्स क्या काम करता है। फायरिंग्स का पाचन में कोई रोल नहीं है। फायरिंग्स यहाँ गले में एक डिब्बे जैसी संरचना होती है। ठीक, और उसमें दो नलिकाएं जाकर के खुलती हैं और उसके नीचे से दो नलिकाएं फिर निकलती हैं। ठीक, इसको आप यूँ समझिए, ये मुख गुहा है। ठीक, और ये आगे आया यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए। ठीक, और इसी के ऊपर क्या होता है, नासा गुहा होती है, नाक होती है। आप ये मुख गुहा है, भोजन जाएगा, इधर से हवा जाती है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ दोनों आकर के क्या होते हैं, एक डिब्बे जैसी संरचना में यहाँ पे मिल जा रहे हैं। देख रहे हैं, इसका मतलब कि मुख गुहा और नासा गुहा दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ और फिर हमने बताया कि यहाँ से दो नलिकाएं फिर निकलती हैं। तो यहाँ से दो नलिकाएं निकल करके इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे एक नलिका ये हो गई। ठीक, और एक नलिका ये, तो ये है आपका, इसको कहते हैं आइसोफेगस या ग्रास नली। ये भोजन नली का माने आप इसका जो होता है आहार नाल का हिस्सा है। और ये जो सामने है ये क्या है, श्वसन नली है। ये कौन सी नली है, श्वसन नली है। इस पे इस तरह से ऐसे छल्ले बने रहते हैं। यहाँ पे देखिए भोजन इधर आता है इसी में, और इधर से हवा भी इसी में आती है। ठीक, और यहीं पर एक होता है गिल ढाप, इसको कहते हैं घाटी ढापन। ढापन का मतलब होता है ढक्कन, जो ढकता हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको देखिए, ये श्वसन नली हो गई,
ठीक है। और ये क्या हो गई, भोजन नली हो गई। चलिए ठीक, ये है इस तरह से। यहाँ पर एक पत्ती जैसी संरचना होती है, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ से जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक, ये यहाँ पर इधर से भोजन आएगा। जब भोजन इधर से जाने लगेगा तो ये देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये इसमें आकर के सट जाएगा। ये जो यहाँ पे छिद्र है ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो गया। अब इसमें भोजन नहीं जा पाएगा। और बाकी दशा में क्या रहता है, ये जो होता है इस वाले छिद्र को बंद किए रहता है। हवा आती इसमें जाती रहती है, हवा इसमें जाती रहेगी। और जब हम किसी चीज़ को निगलने लगते हैं या खाने लगते हैं, कोई निगल रहे हैं अंदर, तब उसी समय क्या करता है, श्वसन नली को ये बंद कर देता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं है इसका, ठीक। तो ये फेरिंग जो है दो चीज़ों में शामिल है, दो तंत्र में, एक पाचन तंत्र में और दूसरा क्या है, ये श्वसन तंत्र में भी है। तो दोनों का अंग है। तो इसकी संरचना, इसकी चर्चा श्वसन तंत्र में, इसी में वोकल कार्ड भी होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। तो ये इसके बाद फेरिंग्स के आगे जो होता है, एक जो होता है नलिका होती है। ये जो आपके पूरे वक्ष गुहा, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ ये केज ख़त्म होता है, पसलियाँ ख़त्म होती हैं, वहाँ तक ये डायाफ्राम को पार करके नीचे जाता है, आमाशय से जुड़ता है। और यहाँ पे जो होता क्या होता है, आमाशय होता है, ठीक। ये जो है, ये क्या है, ग्रास नली या इसोफेगस है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अभी बाद में छोटा बड़ा है तो उसके अनुसार ये छोटा बड़ा हो जाता है। लगभग 10-12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो ये फेरिंग्स, इधर फेरिंग्स है, इधर आमाशय, दोनों को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ इसका जो निचला सिरा होता है, यहाँ पर क्या रहता है, एक इस तरह से इंस्पेक्टर होता है, वाल्व जैसा होता है। ये क्या करता है, भोजन को इस दिशा में आने देता है, इस दिशा में वापस नहीं जाने देता है। और फिर इसके बाद जो होता है, ये नली जो होती है, इसमें अगर देखें तो, अगर इसका सेक्शन काट करके देखें तो इसमें 5 परतें दिखाई पड़ती हैं। ये इस तरह से इसकी नली है, एक परत हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई। इसमें कुछ लॉन्गिट्यूडिनल पेशियाँ, वर्तुल पेशियाँ, श्लेष्म अस्तर, ये तमाम इसमें अस्तर बने रहते हैं। तो 5 अस्तर मोटी होती है और पूरा ट्यूब जैसे यहाँ से यहाँ रहती है ये। और इसमें इसी में से होकर के भोजन क्या होता है, अंदर फिसलता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें बोलस है वो, क्योंकि उसमें लार भी मिला हुआ है, भोजन मिला हुआ, पूरा लुगदी जैसा हो जाता है। तो इसका काम सिर्फ भोजन को जो है ग्रसनी से आमाशय तक पहुँचाने का है। इसमें भोजन जब बोलस प्रवेश करता है तो क्या होता है, ये फूल जाती है, ठीक। यहाँ पे इस तरह से फूल जाएगी, ठीक। जैसे जैसे भोजन आगे, जैसे भोजन यहाँ आ गया तो ये यहाँ फूल जाएगी और यहाँ फिर क्या होगी, अपने मूल रूप में आ जाएगी। जैसे आप कल्पना करिए कि एक ट्यूब है और ट्यूब में एक बाल डाल दीजिए और बाल को ऐसे ट्यूब में आगे खिसकाइए तो क्या होता है, हाँ, जहाँ पर बाल रहती है वहाँ तो ट्यूब जो होता फूला रहता है, और जहाँ नहीं रहता वो क्या रहता है, अपने मूल रूप में रहता है। तो जैसे जैसे आगे खिसकता जाता है तो आगे की तरफ फूलता जाएगा, पीछे की तरफ सिकुड़ता जाएगा। पेशियाँ क्या होंगी, पीछे सिकुड़ेंगी तो दाब पड़ेगा और ये बोलस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है। तो ये हो गया क्या, आइसोफेगस। ये एक नली है जो हमारी वक्ष गुहा में होती है और ये यहाँ ग्रसनी को जो है आमाशय से जोड़ने का काम करती है, ठीक। इस प्रकार जो होता है, ये जो पाचन तंत्र है इसके जो अंग हैं, तो हम लोग आ गए कहाँ पे, अब आमाशय में, जो मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पे भोजन का स्टोर होता है। भोजन अपनी अवस्था के अनुसार 3 से 4 घंटे तक रुकता है। वहाँ विभिन्न प्रकार का उसका क्रमाकुंचन होता है,
भौतिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन होता है, तो वो सारी चीज़ें आमाशय में होती हैं। यहाँ से जो कुछ उसमें हानिकारक जीव चले आए लाइसोजाइम से बच करके, उनकी भी यहाँ पे कायदे से व्यवस्था की जाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, ठीक। और यहाँ कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलेंगे, कुछ वसा को पचाने वाले एंजाइम निकलेंगे। हालांकि वसा पचेगा नहीं, उसका सिर्फ एमल्सीकरण होगा यहाँ पे, तो आगे आएगा पाचन बताया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी हद तक यहाँ पे पाचन होता है। तो आमाशय जो होता है ये पूरे आपके आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? आमाशय। यहाँ पर वाल्व बनाया गया, इधर भी वाल्व रहेगा, ठीक। तो आमाशय के कई हिस्से होते हैं, कार्डियक, पाइलोरी और उसको फंडिक, ठीक। तो इसकी संरचना और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।